एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की घोषणा से कि उन्होंने उस समय क्या घोषणा की इस अधिनियम को लागू करने से पहले। तो 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली घोषणा करते हैं कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की बहुत लंबे समय से मांग रही थी कि उन्हें पूर्ण स्वशासन दे दिया जाए। और अंतिम हस्तांतरण की तारीख तय होने के बाद रियासतों का भविष्य तय किया जाएगा कि जो रियासतें हैं वो भारत में रहेंगी या फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रख पाएंगी। तो अंतिम हस्तांतरण की तारीख तय होने के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा कहा था ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। तो जिम्मेदार भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एटली ने उस समय जो ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉर्ज 6 उनको लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त करने की सलाह दी। तो उन्होंने क्या कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन को हमें भारत का वायसराय नियुक्त करना चाहिए। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय के रूप में भारत में मार्च 1947 में भारत आए और उन्हें सत्ता के शीघ्र हस्तांतरण का काम सौंपा गया। तो ये थे मेन पॉइंट्स एटली की घोषणा के। और इसके बाद आई एक योजना, डिकी बर्ड योजना। तो मई 1947 में माउंटबेटन ने एक प्रारंभिक योजना प्रस्तावित की। तो माउंटबेटन की इस योजना का क्या नाम दिया गया? डिकी बर्ड योजना इसे कहा गया। और इस योजना के अनुसार प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाना था और फिर उन्हें अनुमति दी गई थी कि वो संविधान सभा में, जो कि उस समय भारत का संविधान लिखने जा रही थी, वो इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं। हालांकि इस योजना का जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, क्योंकि उस समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी और उन्हें ये स्वतंत्रता दिया जाना कि वो अपनी मर्जी से चुन सकती हैं कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखेंगी या फिर वो संविधान सभा में शामिल होंगी या नहीं। तो ये भारत के और विभाजन को बढ़ावा देने वाला था। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इस डिकी बर्ड योजना का विरोध किया था। इसके बाद आई माउंटबेटन योजना। तो इस योजना यह योजना 3 जून को पेश की गई और इसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और यह योजना 3 जून 1946 को घोषित भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम योजना थी। और इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, जिसे 2 प्रभुत्वों में विभाजित किया जाना था, भारत और पाकिस्तान में। तो भारत के विभाजन का जो एजेंडा था उसे स्वीकार किया गया माउंटबेटन योजना में और दोनों देशों को स्वायत्तता और संप्रभुता दी गई। तो विभाजन का सिद्धांत स्वीकार हुआ और दोनों देशों को समान स्वायत्तता और स्वतंत्रता की बात कही गई। अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। रियासतों को 2 प्रमुख कारकों के आधार पर, या तो वो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, किन 2 प्रमुख कारकों के आधार पर यह अधिकार दिया गया? भौगोलिक निकटता और लोगों की इच्छाएं। तो इन आधारों पर रियासतों को अपना आगे का डिसीजन लेने के लिए कहा गया। तो जो माउंटबेटन योजना थी, इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया और यह योजना 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा लागू की गई माउंटबेटन योजना। और ब्रिटिश सरकार ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। और इसके बाद अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे।
तो इस अधिनियम ने सबसे मुख्य काम क्या किया, भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से आज़ाद भारत का जन्म हुआ और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित कर दिया। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन थे, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, जो देश जो कभी ब्रिटिश शासन का गुलाम रहे थे, तो उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल समूह का हिस्सा माना जाता। तो भारत को यह अधिकार दिया गया इस अधिनियम के द्वारा कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। और इसने दो नए राष्ट्रों के बीच पंजाब और बंगाल प्रांतों के विभाजन का प्रावधान किया गया। इनमें ये आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा भारत में, इसी प्रकार से बंगाल का भी विभाजन किया गया। नए प्रांतों की सीमाएं नियुक्ति तिथि से पहले या बाद में गवर्नर जनरल द्वारा जो सीमा आयोग नियुक्त किया जाना था उसके द्वारा निर्धारित की जानी थी। उसके द्वारा जो भी सीमाएं निर्धारित की जाएंगी उन्हें नए प्रांतों को मानना था। इस अधिनियम ने भारत के वायसराय के कार्यालय को समाप्त कर दिया और इसमें प्रावधान था कि प्रत्येक डोमिनियन के लिए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के लिए, कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाना था। ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार की भारत या पाकिस्तान के संबंध में कोई जिम्मेवारी नहीं थी। अब उन्होंने एकदम किनारा कर लिया था भारत और पाकिस्तान से। और क्या इसके मुख्य प्रावधान थे? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत के राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो इंग्लैंड में बैठ करके भारत का शासन चला रहा था, उस ऑफिस को, उस कार्यालय को भी समाप्त कर दिया गया और उसके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया। जो उस समय राष्ट्रमंडल देशों के मामलों को देख रहा था, उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये मामले भेज दिए गए। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने दोनों प्रभुत्वों की संविधान सभाओं को अपने अपने राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने और अपनाने का अधिकार दिया कि ये दोनों देश अपने लिए संविधान बनाने के लिए और उसको अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसने दोनों प्रभुत्वों की संविधान सभाओं को नए संविधान तैयार होने और लागू होने तक अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इनकी जो संविधान सभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो तब तक अपने कानून बना सकती हैं, अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती हैं जब तक संविधान तैयार होकर लागू ना हो जाए। इसने दोनों देशों की संविधान सभाओं को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सहित नए प्रभुत्वों पर लागू ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त, यानी कि कैंसिल करने की शक्ति प्रदान की। इसने इन संविधान सभाओं को ये शक्ति दी कि आज़ादी के पहले इन पर ब्रिटिश संसद ने जो भी कानून लागू किए थे ये उनको रद्द कर सकते थे और ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था इसे भी ये रद्द कर सकते थे। ये शक्ति इनकी संविधान सभाओं को दी गई। 15 अगस्त 1947 के बाद पारित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को नए उपनिवेशों में से किसी पर भी लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे उपनिवेश की विधायिका के कानून के द्वारा विस्तारित नहीं किया जाएगा। तो ये जो अधिनियम था ब्रिटिश संसद के, जो 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिनियम है नए उपनिवेशों पर लागू नहीं किया जाएगा, केवल ये भारत और पाकिस्तान के लिए था। और 1947 के इस अधिनियम में नए संविधान बनने तक 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा प्रत्येक डोमिनियन और प्रांत के शासन का प्रावधान किया गया कि इसके अनुसार ही प्रत्येक प्रांत का शासन चलाया जाएगा। हालांकि डोमिनियनों को 1935 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया था कि वो इसके अकॉर्डिंग तो अपना शासन चलाएंगे, लेकिन वो अपने सुविधा के अनुसार इसमें संशोधन भी कर सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने नए प्रभुत्वों के प्रति सारी जिम्मेदारी खो दी। जो न्यू डोमिनियन स्टेट्स अस्तित्व में आए उनके लिए
ब्रिटिश सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं रखी और भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य समाप्त हो गया, उन्हें पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया। इस अधिनियम ने इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधियों से भारत की महारानी की उपाधि को हटा दिया। तो अब से पहले उसे भारत की महारानी भी माना जाता था, तो इस उपाधि को काट दिया गया, इस उपाधि में कटौती कर दी गई। इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और आदिवासी क्षेत्रों के साथ संधि संबंधों की समाप्ति की घोषणा की। तो भारतीय रियासतों पर जो ब्रिटिश सर्वोच्चता थी, ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी, उसको समाप्त कर दिया गया और आदिवासी क्षेत्रों के साथ जो भी ट्रीटीज, जो भी संधि की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनकी समाप्ति की भी इस अधिनियम ने घोषणा की। और जो भारतीय रियासतें थी वो या तो भारत में रह सकती थी या पाकिस्तान में, या वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी कायम रख सकती थी। और क्या किया गया इस अधिनियम के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल और जो प्रांतीय गवर्नर थे उन्हें राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नामित किया गया, यानी कि केवल इन्हें नाम मात्र के प्रमुख के रूप में नॉमिनेट किया गया और उन्हें सभी मामलों में जो मंत्रिपरिषद थी उसकी सलाह पर कार्य करने के लिए कहा गया। 1947 के अधिनियम ने ब्रिटिश सम्राट को विधेयक को वीटो करने या उसकी मंजूरी के लिए, वो जो विधेयक को आरक्षित कर सकता था, रिजर्व कर सकता था, वो अधिकार भी उससे छीन लिया गया। परंतु यह अधिकार गवर्नर जनरल के लिए अभी भी बचा करके रखा गया था कि जो गवर्नर जनरल का पद था, वाइसराय की जगह जो नव सृजित किया गया था, तो गवर्नर जनरल को यहाँ एक पावर दी गई थी कि वो किसी भी अधिनियम को वीटो कर सकता था। ब्रिटिश सम्राट से हालांकि ये शक्ति छीन ली गई थी, लेकिन गवर्नर जनरल के हाथ में अभी ये पावर थी। गवर्नर जनरल के पास महामहिम के नाम पर किसी भी विधेयक को मंजूरी देने की पूरी शक्ति होगी, यानी कि सम्राट के नाम पर वो किसी भी विधेयक को मंजूरी दे सकता था। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया गया। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड में बैठकर भारत में सिविल सेवाओं की नियुक्ति कर रहा था, पदों में आरक्षण दे रहा था, ये सब चीज़ें बंद कर दी गई। 15 अगस्त 1947 से पहले जो सिविल सेवा के सदस्य नियुक्त किए गए थे उन्हें वे सभी लाभ मिलते रहेंगे जिनके वे उस समय तक हकदार थे। तो जो लाभ और सेवाएं वे 15 अगस्त 1947 के पहले ले रहे थे वो उन्हें बाद में भी मिलते रहेंगे, यह प्रावधान किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दो नए देशों के बीच संयुक्त संपत्ति आदि के विभाजन का भी प्रावधान किया गया। तो इस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हो ही गए हैं तो इनके बीच जो भी संयुक्त या साझी संपत्ति है उसका विभाजन ये दोनों देश करेंगे, और जो इनके सशस्त्र बल हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका विभाजन भी इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा। तो और इसके अंडर हम मेन टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, भारत का विभाजन। तो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी घटना हुई। ब्रिटिश शासन भारत से समाप्त हो गया और वर्चस्व में आए दो नए स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं ने इन दोनों प्रांतों के विभाजन के पक्ष में निर्णय लिया। तो पंजाब और बंगाल की जो विधानसभाएं थी उन्होंने कहा कि हम आधे आधे जाएंगे पाकिस्तान में और आधा हिस्सा हमारा रहेगा भारत में। बंगाल और पंजाब प्रांत की सीमा रेखा का सीमांकन करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग नियुक्त किया गया। बंगाल और पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में शामिल हो गए, जबकि पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब भारतीय संघ में बने रहे। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये जनमत संग्रह करवाया गया यहाँ और ये पाकिस्तान के पक्ष में था। सिलहट जिले में जनमत संग्रह के परिणाम स्वरूप उस जिले को पूर्वी बंगाल में शामिल कर लिया गया। पूर्वी
और सिंध और बलूचिस्तान ने अपना भाग्य पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। और इस प्रकार से ये भारत का विभाजन हुआ। बनकर तैयार हो गया तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन कर दिया गया, इसे भी कैंसल कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान ने अपने संविधान को अपनाकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को बाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 और 1956 के पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 221 में निरस्त कर दिया गया। दोनों संविधानों का उद्देश्य क्या था? नए राज्यों के लिए अधिक स्वतंत्रता लाना। तो क्योंकि ये अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा लागू किया गया था, तो इस अधिनियम को दोनों देशों की जो संविधान सभाएं थी उन्होंने निरस्त कर दिया और अपने स्वतंत्र संविधान को लागू किया। तो भारत का जो अंतिम भारतीय संविधान का उस समय जो अंतिम अनुच्छेद लिखा गया था, अनुच्छेद 395, उसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कैंसल किया गया, निरस्त किया गया। और 1956 में जाकर के पाकिस्तान ने इस अधिनियम को निरस्त किया अनुच्छेद 221 के द्वारा। तो भारत के संविधान को अपनाने के साथ साथ भारत की जो डोमिनियन की स्थिति थी वो समाप्त हो गई और भारत एक गणतंत्र देश बना। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।